Okay, so hi everyone, Namaste. My name is Rashi Rusia and I welcome you all to MPPSC Made Easy, जहां अभी हम MMP प्रोग्राम रन कर रहे हैं, which is MPPSC Mains Preparation Program for year 2019. आज डे 4 है जहां हम डिस्कस करेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन को. तो पहले तो ये जो वीडियो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, ये कल आने वाला था, बट आई वॉज वेरी मच ऑक्यूपाइड इन समथिंग, सो आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. एंड in compensation, today we will discuss two topics. First is French Revolution and second is Industrial Revolution. Okay. अब एक और चीज, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है ना वो थोड़ी बड़ी रिवॉल्यूशन है, काफी लंबी रिवॉल्यूशन है. तो ये वीडियो जो है वो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो प्लीज पेशेंस रखिएगा. और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो यू विल गेट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन कंप्लीटली. Okay, so now let's start with the video of French Revolution. Okay, now let's start. See, तो French Revolution basically एक series of event है जो कि 18th से 19th सेंचुरी में हुआ था, और जो इल रूल के अगेंस्ट था लुइस 16 के, जो वहाँ के राजा थे. फ्रेंच रिवॉल्यूशन बेसिकली 1789 में हुआ था. ठीक है. अब इस रिवॉल्यूशन से पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंज हो गया था. फ्रांस का मोनार्की थी पहले, उसके बाद जब ये जो रिवॉल्यूशन हो गया उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई, और फाइनली डिक्टेटरशिप शुरू हो गई नेपोलियन बोनापार्ट की. इसलिए इस रिवॉल्यूशन को एक ट्रू रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि स्टार्ट हुआ मोनार्की से, एंड में कहीं ना कहीं मोनार्की या डिक्टेटरशिप पे हुआ. एक और चीज, जब हमने डिस्कस किया था वर्ल्ड हिस्ट्री का वेटेज क्या है या वर्ल्ड हिस्ट्री से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वो फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का एमपीपीएससी के लिए. तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से काफी क्वेश्चंस बनते हैं. फाइन. अब हम एक बार स्टोरी देख लेते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन की क्या स्टोरी है, और उसके बाद हम इसके कॉजेस और इम्पैक्ट को डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले हमें कोर्स ऑफ द वॉर पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उस समय फ्रांस में किसका रूल था. तो बेसिकली वहां पे एक डायनेस्टी रूल करी थी जिसको बोलते हैं बोरबोन डायनेस्टी. ठीक है. इसके 3 राजा थे, लुइस 14, लुइस 15 और लुइस 16. लुइस 16 वो राजा थे जब ये वॉर शुरू हुई. ठीक है. बट उससे पहले के जो राजा हैं लुइस 14 और लुइस 15, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं. तो लुइस 14 जो थे वो ठीक ठाक राजा थे, वो अच्छे से रूल कर रहे थे. उन्होंने क्या किया, सेंट्रलाइजेशन कर दिया था, जिससे सेंट्रलाइजेशन करने से बहुत ज्यादा पैसे की कमी हो गई थी, या बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस हो गए थे. ओके. सेकेंड आते हैं लुइस 15. लुइस 15 जो थे उनके समय में 2 वॉर्स हुई. पहला तो 7 ईयर वॉर हुई थी जो कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुई, जिससे अगेन क्योंकि वॉर होगी तो जान का खतरा होगा, मतलब लॉसेस होंगे, पैसे लगते हैं इक्विपमेंट्स में, तो अगेन इकोनॉमिकल क्राइसिस होने लगे. फिर इसके अलावा ये थोड़े कावर्ड थे और इन्होंने ज्यादा इंटरफेरेंस किया ही नहीं फ्रांस में. फिर आते हैं लुइस 16 जिनके समय में ये पूरी घटना हुई है. तो ये जो था ये बहुत ही वेल इंटेंडेड राजा था, बट ये ज्यादा कुछ कर नहीं पाए क्योंकि ये अपनी वाइफ के प्रेशर में रहते थे हमेशा, जिनका नाम था मैरी एंटोनियो. अच्छा, अब ये जो मैरी एंटोनियो थी ये ऑस्ट्रिया की रानी थी, मतलब ऑस्ट्रिया से इनका संबंध था. अब क्या हुआ कि मैरी क्या करती थी, मैरी अपने घर वालों को सारी हाई पोजीशंस देती थी. तो इससे एक अनरेस्ट क्रिएट हो गया लोगों में कि तुम सारी हाई पोजीशंस जितनी भी हैं वो सारी उनको दे रही हो, अपने घर वालों को दे रही हो. तो ऑब्वियसली वहाँ के लोग खुश नहीं थे, और इसलिए 1785 में वहाँ के लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी इस चीज के खिलाफ, या वहाँ फ्रांस के लोगों ने मैरी के रूल के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी. वैसे तो राजा लुइस 16 था, बट रूल जो असली रूल कर रही थी वो मैरी एंटोनियो कर रही थी. अब 1785 में ही मैरी ने क्या किया, लोगों की आवाज को दबा दिया. तो लुइस 16 ने थोड़ा सा इंटरफेयर किया. लुइस 16 ने 1786 में इंटरफेयर करके एक इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट करने की कोशिश की, और उसके लिए चार्ल्स अलेक्जेंडर को अपॉइंट किया. चार्ल्स अलेक्जेंडर ने बोला कि अगर हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने हैं तो जो क्लर्गी है उनकी हमें प्रिविलेजेस कम करनी होंगे. अच्छा, अब ये जो क्लर्गी है वो हम डिस्कस करेंगे कॉजेज में, जब हम सोशल स्ट्रक्चर
डिस्कस करेंगे फ्रांस का। तो अभी आप बस ये याद रखिए कि क्लर्गी 3 सोशल सिस्टम में से एक सोशल स्ट्रक्चर जो था फ्रांस का, वो क्लर्गी से कॉन्स्टिट्यूट करता था। अब मैरी को ये बात बिल्कुल नहीं पसंद आई कि क्लर्गी जो थी उनका हम प्रिविलेजेस कम करें, तो मैरी ने इसको हटा दिया, चार्ल्स अलेक्जेंडर को हटा दिया। फिर अगेन लुइस 16 ने थोड़ा बहुत इंटरफेयर करने की कोशिश की, तो लुइस 16 ने 5 मई 1789 को एक नेशनल असेंबली को समॉन किया, जिसमें तीनों स्टेट्स आते थे, जिसको जनरल स्टेट भी बोलते थे, जनरल स्टेट असेंबली भी बोलते थे। इसमें तीनों क्लैंस आ रहे थे या तीनों कैटेगरीज आ रही थी, विच इज क्लर्गी, नोबेल्स और मिडिलमैन। अच्छा, अब ये क्लर्गी, नोबेल्स, मिडिलमैन, अभी आप बस ये याद रखिए कि एक सोशल सिस्टम का स्ट्रक्चर था फ्रांस का। अब क्या हुआ, नेशनल असेंबली तो बुला ली, नेशनल असेंबली बुलाई ही इसलिए थी कि टैक्स बढ़ाए जा सके। तो जब ही टैक्स बढ़ाने की बात की लुइस 16 ने, तो जो मिडिलमैन थे वो बिल्कुल बॉयकॉट करने को आ गए इस नेशनल असेंबली को। वो इसलिए क्योंकि फ्रांस में जो टैक्सेस थे वो सबसे ज्यादा भारी पड़ते थे मिडिलमैन पे, ठीक है। क्लर्गी को प्रिविलेजेस दी गई थी, तो क्लर्गी और नोबेल से टैक्स नहीं लिए जाते थे, सारा टैक्स जो था वो मिडिलमैन में आता था, मिडिलमैन को ही देना पड़ता था। अब एक और चीज हुई नेशनल असेंबली में कि जो मिडिलमैन थे वो चाह रहे थे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, मतलब 95% मिडिलमैन ही थे फ्रांस में, तो वो चाह रहे थे कि उनको जॉइंट रिप्रेजेंटेशन मिले, ठीक है। तो वो उनको लुइस 16 ने दिया नहीं, इसलिए एक डेडलॉक, जस्ट अ सेकेंड मैं ये सब रब कर दूं, थोड़ा हौच पौच हो रहा है, तो एक डेडलॉक की सिचुएशन हो गई। और 10 जून को जो थर्ड कैटेगरी है मिडिलमैन की, उन्होंने बॉयकॉट करने का निर्णय बना लिया कि हम नेशनल असेंबली को बॉयकॉट करेंगे। ओके, अब 17 जून को लुइस 16 ने इनकी वॉइस को सप्रेस करने की कोशिश की, पर लुइस 16 वाज नॉट सक्सेसफुल इन इट। 20 जून को, क्योंकि और आक्रोश बढ़ गया था मिडिलमैन में। अच्छा, अब ये मिडिलमैन ने जब बॉयकॉट करने की कोशिश की ना, तब कुछ नोबेल्स ने भी इनका साथ दिया, ठीक है, बट क्लर्गी बिल्कुल इनके अगेंस्ट थे, क्योंकि क्लर्गी वैसे भी हाई प्रिविलेज्ड क्लास थी। 20 जून को ये जो मिडिलमैन थे उन्होंने एक ओथ ली टेनिस कोर्ट के पास। टेनिस कोर्ट जो था, जैसे यहाँ नेशनल असेंबली है तो यहीं पे बाजू में टेनिस कोर्ट था, वहां पे इन लोगों ने ओथ ली, और इन्होंने ये ओथ ली कि हम तब तक नहीं हटेंगे अपनी डिमांड से जब तक हम अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन ना बना लें। ओके, फिर 23 जून अगली डेट आती है, 23 जून को। 23 जून को लुइस 16 कोशिश करता है कि मैं वापस से चीजों को थोड़ा नॉर्मल करूं, तो वो एक और सेशन समॉन करता है 23 जून को। इस सेशन में वो कोशिश करता है, वो बोलता है कि जो एक्टिविटीज है जो थर्ड क्लास कर रही है, मतलब ये अपने मिडिलमैन कर रहे हैं, ये एकदम इलीगल है। तो वापस एक डेडलॉक हो जाता है और मिडिलमैन वहां से निकल के चले जाते हैं। अब मिडिलमैन को, उसी दौरान मिडिलमैन जो है उनको बाकी फ्रांस के लोगों का भी समर्थन मिलता है, और 14 जुलाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, 14 जुलाई को ब्रिस्टाइल, जो कि एक एक्चुअली फोर्ट था बट वहां पे प्रिजन भी थी, वहां पे सारे लोग पहुंच जाते हैं और ब्रिस्टाइल की जो जेल थी, या जो ब्रिस्टाइल का जेल किला था, उसको पूरा तहस नहस कर देते हैं। इसको बोलते हैं स्टार्टिंग ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। यही पॉइंट से फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत होती है, ठीक है। अब ब्रिस्टाइल में जाके ये इतनी तबाही जब मचाते हैं, तो उसका एक रिजल्ट होता है कि 4 अगस्त को लुइस 16 ही, 4 अगस्त को ये जो नेशनल असेंबली है, लुइस 16 भी इसमें उनका साथ दे देता है क्योंकि इतना तबाही मचाई होती है। तो 4 अगस्त को नेशनल असेंबली डिक्लेयर करती है, मतलब बनाती है डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। ये बेसिकली एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसमें उन्होंने ये बोला कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो ये सब चलता रहा। उसके बाद 5 अक्टूबर को ये हुआ कि 5 अक्टूबर को जितनी भी महिलाएं हैं फ्रांसी, वो सारी ब्रिस्टाइल के किले में जाके हंगामा करने लगी। वो इसलिए क्योंकि उनको लगा कि वहां की जो रानी है मैरी, मतलब जो लोग हैं फ्रांस के, वो इतना ज्यादा गरीबी में रह रहे हैं, खाने को कुछ नहीं है, और वहां उनको ये पता चला, उन महिलाओं को, उनको ये रूमर आया कि वहां की रानी जो है वो पार्टी कर रही है, वो एकदम अच्छे से किले में बिल्कुल दावत वावत करी है। तो महिलाएं वहां पे जाके धावा बोल दी, ठीक है। और जब उनको पता चला कि ये पार्टी वार्टी नहीं हो रही है, बट उसके बाद भी जो, मतलब 5 अक्टूबर को जितनी भी महिलाएं गई थी, वो मैरी, लुइस और उनके बेटे को अपने साथ ब्रिस्टाइल से ले आई, अपने पास ले आई, जहां वो लोग रहते थे। ओके, किले से ले आई।
फिर आता है टाइम ऑफ 1790। अब देखिए अभी तक जो हमने पढ़ा, जैसे जस्ट अ सेकेंड, मैं एक सेकेंड इसको रब कर दूं। अभी तक हमने जो 4 अगस्त 1789 में डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, वन मोर थिंग, ये जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स है ना, ये रूसो ने मतलब रूसो ने बनाया था, ठीक है। अब एक चीज जो मैं आपको बोलना चाहूंगी वो ये है कि जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स है, जब भी आप किसी कोई भी वीडियो देखेंगे या जब भी आप पढ़ेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन को, तो ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है ना, वो सिर्फ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स तक ही पढ़ाई जाती है हर जगह, जबकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन उसके आगे भी काफी ज्यादा डिटेल में है। पर यूजुअली लोग क्या करते हैं कि सिर्फ 4 अगस्त वाला दिन, मतलब डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स तक पढ़ के फ्रेंच रिवॉल्यूशन को खत्म कर देते हैं। बट व्हाट वी विल डू इज कि हम थोड़ा सा इसको आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जिससे हमें ये पता चले कि है क्या एग्जैक्टली रिवॉल्यूशन। तो अब हमने 5 अक्टूबर वाला डे भी देख लिया कि 5 अक्टूबर को क्या इवेंट हुआ। फिर आता है टाइम ऑफ 1790। अब इस टाइम में क्या होता है, 1790s में क्या होता है, जो हमारी नेशनल असेंबली होती है ना, जो बेसिकली मिडिल क्लास से बनी होती है, वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाती है। पहला ग्रुप होता है जोकोबिन्स, दूसरा ग्रुप होता है जीरोडिन्स। अब ये जो जोकोबिन्स होते हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोग रहते हैं, और ये जो होते हैं वो रेडियल और प्रैक्टिकल होते हैं अपनी थिंकिंग में, ठीक है। नेक्स्ट जो ग्रुप होता है वो होता है जीरोडिन्स, ये लिबरल लोग होते हैं। तो मतलब आप बेसिकली ये देख सकते हो कि नेशनल असेंबली जो अभी तक एकजुट होकर काम कर रही थी और जिसने डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स भी पास किया, वो अपने आप ही अपने अंदर ही आइडियोलॉजी में डिफरेंसेस होने लगे उसमें। फिर आती है लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव असेंबली बनती है 1791 से 1792, पर ये ज्यादा काम नहीं कर पाती बिकॉज जैसा कि हमने पढ़ा कि यहाँ पे डिवीजन हो जाता है आइडियोलॉजी के बीच में नेशनल असेंबली में। फिर आता है डिक्लेरेशन ऑफ पिलमेट्स। अच्छा, अब अगर आपको याद हो कि ये जो महिलाएं थी जो ढाबा बोल दी थी वहां पे जाके किले में, वो अपने साथ राजा रानी और उनके बेटे को ले आई थी। तो जो राजा था हमारा लुइस 16, वो कोशिश करता है कि वो मदद मांगे ऑस्ट्रिया से। तो ऑस्ट्रिया और पर्शिया लुइस 16 को एक डिक्लेरेशन या एक सपोर्ट देते हैं, जो कि वो 27 अगस्त को देते हैं और बोलते हैं कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। हाँ, तो डिक्लेरेशन ऑफ पिलमिट्स इज नथिंग बट लुइस 16 का ऑस्ट्रिया से मदद मांगना, और ऑस्ट्रिया का लुइस 16 को एक डिक्लेरेशन के फॉर्म में ये बोलना कि हाँ हम तुम्हारी मदद करेंगे और हाँ हम तुम्हें जहां तुम फंसे हो वहां से छुड़ाएंगे। पर जैसे ही ये चीज पता चल जाती है फ्रांस के लोगों को कि लुइस 16 जो है ऑस्ट्रिया से मदद मांग रहा है, जबकि लुइस 16 को अब रियलाइज हो जाना चाहिए कि वो कितना गलत कर रहा है लोगों से, तो वहां के लोग और भड़क जाते हैं फ्रांस के, और वो ऑस्ट्रिया और पर्शिया पे ही लड़ाई करने लगते हैं। अभी तक हमने डिक्लेरेशन ऑफ पिलमेट्स पढ़ा, जहाँ पे हमने ये पढ़ा कि लुइस 16 जो है वो ऑस्ट्रिया से मदद मांगता है और ऑस्ट्रिया उसको मदद करने के लिए तैयार भी हो जाता है। पर तभी फ्रांस के लोगों को इसकी भनक लग जाती है और वो और चिढ़ जाते हैं और आक्रोश दिखाने लगते हैं। अब नेक्स्ट जो फेज आता है वो होता है नेशनल कन्विक्शन। एक नेशनल कन्विक्शन बनती है जो कि 1792 से 1795 तक रूल करती है। ये बनती है लेजिस्लेटिव असेंबली के डिसॉल्व होने के बाद, ठीक है। अब ये नेशनल कन्विक्शन क्या करता है, मोनार्की को रिपब्लिक में कन्वर्ट कर देता है, और वो जो वहां का राजा होता है जो कि लुइस 16 होता है, उसको ग्लूटीन कर देता है। ग्लूटीन मीन्स, जैसे एक सेकेंड आई विल टेल यू व्हाट इट इज। सी, अगर आपने बहुत सारी पिक्चर्स में ऐसा एक वो देखा हो कि यहाँ पे ऐसी मतलब ऐसी एक मशीन टाइप की होती है। अच्छा, ग्लूटीन मीन्स इनको मारने का एक तरीका होता है लोगों को। यहाँ पे ना आरी लगी होती है और यहाँ पे एक छेद होता है, यहाँ पे सर रखते हैं एंड आरी नीचे जाती है तो मर जाते हैं, ठीक है। तो लुइस 16 को ऐसे मार दिया जाता है, ठीक है। लुइस 16 को मार दिया जाता है, थोड़े समय बाद, थोड़े दिनों बाद उनकी रानी को भी ऐसे ही मार दिया जाता है। अब आता है, अच्छा वैसे यहाँ पे लड़ाई खत्म हो जानी चाहिए क्योंकि लुइस 16 तो मर गया, बट इसीलिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन इतनी लंबी है क्योंकि इसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में होती हैं, ठीक है। अब क्या होता है, 1793 से 94 का जो रीजन होता है ना, उसको बोलते हैं रीजन ऑफ टेरर। रीजन ऑफ टेरर इसलिए, एक सेकेंड में ये इमेज जो है वो हटा दूं। हाँ, तो 1793 से 1794 को बोलते हैं रीजन ऑफ टेरर। रीजन ऑफ टेरर इसलिए बिकॉज जब हमने जोकोबिन्स पढ़े थे,
जब 1790 के टाइम में एक डिवीजन हो जाता है आइडियोलॉजी का, तो जोकोबिन्स का जो लीडर था रॉबेस्पियर, ये जो है वो बहुत ही ज्यादा आक्रोशक, बहुत ही ज्यादा एरोगेंट, बहुत ही ज्यादा मतलब इनह्यूमन बन जाता है और लोगों को मारने लगता है। तो फ्रांस के लोग अब इससे डरने लगते हैं क्योंकि ये एक डिक्टेटर टाइप का बन जाता है। तो अब क्या होता है कि इसको भी फिर मार दिया जाता है। ओके, और जैसे ही इसको मार दिया जाता है, इसी को बोलते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन का खत्म हो जाना, मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन यहीं खत्म हो जाती है। उसके बाद बेसिकली ये होता है कि एक नई सरकार बनती है, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है फ्रांस में, जिसको बोलते हैं ओके एक नई सरकार बनती है, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है जिसको बोलते हैं डायरेक्टरी रूल। ये 1795 से 1799 तक रहता है। नेशनल कन्विक्शन जो है अपना फाइनल टास्क कवर कंप्लीट कर देता है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। इस कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं डायरेक्टरी। ठीक है, वहां पे एक एग्जीक्यूटिव बॉडी भी बनती है डायरेक्टरी नाम की, और गवर्नमेंट का भी नाम डायरेक्टरी होता है। अब इस डायरेक्टरी ने बेसिकली क्या किया था कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर स्टैब्लिश कर दिया फ्रांस में, और मेन पावर जो है वो मिडिल क्लास को दे दी। ठीक है, मतलब क्लर्गी और नोबेल्स के पास कोई पावर नहीं थी। अब कंक्लूजन ऑफ द वॉर, तो बेसिकली उस समय जो फ्रांस के लीडर रहते हैं या हीरो रहते हैं, उनका नाम होता है नेपोलियन बोनापार्ट। और ये हीरो बनते ऐसे हैं क्योंकि इन्हें फ्रांस को विक्ट्री दिलाई थी इटली और ऑस्ट्रिया पर्शिया पे जब हमला किया था ना, तो नेपोलियन बोनापार्ट ही वहां के मिलिट्री के लीडर थे। अब क्या होता है, ये अलग अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं जिनको कॉन्सुलेट बोलते हैं, और अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन रूल कर रहा होता है 1799 से 1804 तक। पर फिर नेपोलियन बोनापार्ट ही 1804 से एक डिक्टेटरी रूल चलाना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली अगर आप को मतलब थोड़ा सा आइडिया लगे, तो बात यह है कि हमने स्टार्ट किया लुइस 16 से, कि लुइस 16 गंदा रूल कर रहा था। उसके बाद फ्रांस के लोगों ने नेशनल असेंबली बनाई, नेशनल कन्विक्शन बनाया, डायरेक्टरी नाम का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। बट उसके बाद अगेन जो नेपोलियन बोनापार्ट थे वो वापस से ही लुइस 16 जैसा रूल करने लगे। तो ये था फ्रेंच रिवॉल्यूशन की कहानी के बारे में सब कुछ। अब हम फाइनली कॉजेस और इफेक्ट्स पढ़ लेते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के। ठीक है, अब जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कॉजेज है ना, उनको आप 3 कैटेगरीज में बांट लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन भी हमेशा ऐसे ही आता है। जैसे अगर आप 2018 का क्वेश्चन देखो तो उसमें आया कि सोशल कॉजेज को फ्रेंच रिवॉल्यूशन के डिफाइन करो, ऐसे ही। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेना चाहिए, 4 पार्ट में एक्चुअली। पहला है सोशल कॉजेज, दूसरा है इकोनॉमिक कॉजेज, तीसरा है पॉलिटिकल कॉजेज, और चौथा है अदर कॉजेज। ठीक है, तो सीपो एक एक्रोनिम बन गया, उसमें अपन डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं सोशल कॉजेज पे। ठीक है, तो देखो सोशल, फ्रांस में ना एक फ्यूडल स्ट्रक्चर था या फ्यूडल सिस्टम था, जहां पे फ्रांस के जितने भी लोग थे वो 3 टाइप में बटे हुए थे। पहले थे क्लर्गी, फिर थे नोबेल्स, और आखिरी थे मिडिल क्लास। अब ये 3 टाइप के लोग थे। क्लर्गी जो थे वो सिर्फ 1% ऑफ पॉपुलेशन थे फ्रांस के, 1% ऑफ पॉपुलेशन थे फ्रांस के, पर इनको सारी प्रिविलेजेस दी जाती थी। ठीक है, अब क्लर्गी में क्या आते थे, चर्च वाले लोग, पोप्स, बिशप्स एक्सेट्रा। सेकंड है नोबेल्स, नोबेल्स कॉन्स्टिट्यूट करते थे 4% ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, और आखिरी आते हैं मिडिल क्लास, जो कि 95% ऑफ पॉपुलेशन कवर करते थे, बट इन्हीं को सारे टैक्सेस पे करने पड़ते थे। तो ये जो एक स्ट्रक्चर था फ्रांस का, वो इनइक्वालिटी पे बना हुआ था। ठीक है, और यही एक कॉज बना, यही एक बहुत ही मेजर कॉज बना फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। अब हम आते हैं इकोनॉमिक कॉजेस पे। सी, अब जब हमने लुइस 14, लुइस 15 और लुइस 16 को पढ़ा, इसमें आपको बिकॉज इनके बारे में भी थोड़ा लिखना पड़ेगा। जैसे लुइस 14 ने क्या किया, सेंट्रलाइजेशन किया पावर्स का, और तो इसलिए इकोनॉमिक क्राइसिस हो गए। लुइस 15 ने लड़ाइयाँ लड़ी, इसलिए इकोनॉमिक क्राइसिस हो गए। और लुइस 16 ने टैक्स पे रिफॉर्म लाने की कोशिश की, वो हो नहीं पाया। और उसकी जो वाइफ थी मैरी एंटोनियो, वो भी एकदम गलत रूल करती थी, तो इसलिए भी इकोनॉमिक कॉजेज हो गए, मतलब इकोनॉमी बहुत ही खराब हो गई। तो ये सब कुछ बेसिक इकोनॉमिक कॉजेज हो गए। अगला जो इकोनॉमिक कॉज है वो पॉपुलेशन इंक्रीज। सी, फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो 2 करोड़ से 2.8 करोड़ हो गई थी। मतलब ज्यादा पॉपुलेशन मतलब इकोनॉमिक रिसोर्सेज कम और पैसे की तंगी।
ठीक है। फिर वॉर डेप्थ को हम डिस्कस कर ही चुके हैं, लुइस 14, 15, 16 ने क्या क्या किया। फिर हार्श विंटर्स भी थे वहां पे, जिससे एग्रीकल्चर पूरा ठप था और क्रॉप्स पूरी ठप थी, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया इकोनॉमिक कॉज। फिर हम आते हैं पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल कॉज में हम बर्बन डायनेस्टी के रूल को डिस्कस करेंगे, विच इज लुइस 14, 15 एंड 16। हमने ये डिस्कस किया था अभी तक कि लुइस 14 जो था वो एकदम एब्सोल्यूट डिस्पॉट कहलाता है और उसने सेंट्रलाइजेशन किया पावर का, जिससे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, मतलब इसने अच्छा रूल नहीं किया। लुइस 15 जो था वो ठीक ठाक रूल कर रहा था, पर उसके समय पे लड़ाइयां हुई और उसने भी लोगों जनता की मांगों पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो ये भी एक गलत रूलर साबित हुआ। फिर लुइस 16 तो था ही गलत रूलर, बिकॉज ये खुद तो रूल कर नहीं रहा था, इसकी वाइफ रूल कर रही थी जो कि गलत रूल कर रही थी, है ना। तो ये हो गए हमारे पॉलिटिकल कॉजेस ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ फ्रांस। फिर अब हम अदर रीजंस को डिस्कस कर लेते हैं। अदर रीजन में सबसे पहला रीजन है अमेरिकन रिवॉल्यूशन। सी, जब इंग्लैंड से या ब्रिटेन से अमेरिका की 13 कॉलोनी फ्री हो गई थी, तो वहां पे क्या हुआ, फ्रांस ने अमेरिका की मदद की उस चीज में। अमेरिकन रिवॉल्यूशन में फ्रांस ने अमेरिका की मदद की। तो वहां के जो लीडर थे लफाते, उनके माइंड में, और वहां के जो लोग थे फ्रांस के, उनके माइंड में ये ख्याल आया कि जब हम अमेरिका को दिलवा सकते हैं फ्रीडम, तो हम खुद भी फ्रीडम पा सकते हैं अपने राजाओं से, ठीक है। सेकंड जो है, जस्ट अ सेकेंड, सेकेंड जो है कॉज वो है फिलोसफर्स। फिलोसफर्स जैसे रूसो, फिलोसफर्स जैसे वॉल्टर, इनने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया रिवॉल्यूशन के बारे में लोगों को बताने के लिए, ठीक है। तो ये इनका एक कॉज हो गया। फिर आता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। सी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से क्या हुआ, एक नई मिडिल क्लास का जनरेशन हुआ, और ये जो क्लास थी ये कोई भी बाउंडेशंस को नहीं मानती थी। ये जो क्लास थी ये सोचती थी कि हम अब किंग के मुताबिक नहीं चलेंगे, हम अपनी मर्जी से चलेंगे। तो ये एक रीजन हो गया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से राइज ऑफ मिडिल क्लास एसोसिएटेड है, ठीक है। फिर मैरी एंटोनियो का गलत रूल करना, और फाइनल जो कॉज है वो है फॉल ऑफ ब्रिस्टाइल, जो कि 14 जुलाई को हुआ, जब ब्रिस्टाइल की जो जेल थी उसको तबाह कर दिया। उसके बाद मतलब वही एक पीक पॉइंट था जब फ्रांस के लोगों ने ये सोचा कि अब इसके आगे हम लुइस 16 या किसी भी राजा का गलत रूल नहीं सहेंगे। लास्टली हम आते हैं इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो इम्पैक्ट भी जल्दी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला इम्पैक्ट है फ्यूडलिज्म खत्म हो गया फ्रांस में। फ्यूडलिज्म एज इन क्लर्गी, ये वो, और फिर कैपिटलिज्म की टुवर्ड्स फ्रांस मूव कर गया। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से भी कंपेयर किया जाता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से दुनिया को एक नया नारा मिला, वो है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। इवन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास ये वर्ड्स मेंशन्ड हैं। वुमेन को उनकी राइट्स मिली। ये पहला रिवॉल्यूशन था जिसमें वुमेन ने भी बहुत ही बढ़ चढ़ के पार्ट लिया और उन्होंने अपनी राइट्स के लिए आवाज उठाई। नेशनलिज्म की भावना एकदम जोर शोर से चल रही थी फ्रांस में। और एक ऐसा रीजन जिसने पूरी दुनिया को रिपब्लिक की, ये मतलब फ्रांस या फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक ऐसा रिवॉल्यूशन था जिसने दुनिया को रिपब्लिक की इंपॉर्टेंस समझाई। अब लोग नहीं चाहते थे कि वो राजा के द्वारा रूल किए जाए, वो चाहते थे कि वो खुद इंडिपेंडेंटली रूल करे और वो जिनको चुने वो राजा बने या वो उनके लिए रूल करे जो कि अच्छा रूल करे। ओके, तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन डिस्कस की। और आज का जो क्वेश्चन है वो है टू व्हाट एक्सटेंट, सॉरी आज मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है, तो क्वेश्चन ये है, मैं बोल देती हूँ, आप लिख लीजिए। टू व्हाट एक्सटेंट द सोशल स्ट्रक्चर या द फ्यूडल स्ट्रक्चर ऑफ फ्रांस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये आपको 6 मार्क्स में लिखना है। एंड सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव इट अ लाइक and share it with your friends and do subscribe to the channel. Thank you so much.